स्टेज 1 जो होगा वो स्टार्ट होगा जुलाई से, और जुलाई से ये चलेगा हमारा नवंबर एंड तक, और ये बोल सकते हैं बिफोर नोटिफिकेशन। प्री क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी मेंस के बारे में कुछ नहीं आता, तो अभी हमें क्लास करनी है। आप पहले एग्जाम चालू किए, आपने कहा यहाँ पर प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स अगर गलती से फेल हो गए तो क्या करते हैं, फिर अगले प्रीलिम्स की तैयारी के लिए नहीं रुकते, इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर कब ध्यान आता है, नवंबर के महीने में। तो फिर नवंबर के महीने में जब ध्यान आएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय तक आप अपना पूरा कीमती समय बर्बाद कर चुके होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, 4% लोग के ही आसपास या 3% लोग ही मेंस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो साल भर इंगेज रहते हैं पढ़ाई में। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम एक ही टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन को बार बार घटना चक्र उठा के पढ़े रहे हैं। यहाँ पर भी आप जब लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस में नहीं, इसको कहाँ रखना है, अपने प्रिपरेशन में रखना है। लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं, वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ से हमको CGPSC का जो पेपर होगा नेक्स्ट ईयर 2024 पे, उसको कैसे प्लान करना होगा। ठीक है, नाउ वी आर इनटू द मंथ ऑफ जून। तो हम जून के महीने पे आ चुके हैं, और जून मोस्टली क्या होता है, CGPSC मेंस होता है। तो अभी मेंस का एग्ज़ाम का आज कल नोटिफिकेशन भी आ रखा है। तो मोर और लेस अब यहाँ तक जितने दुख थे, जितने दर्द थे प्री फेल होने का, या अगले साल जो पिछला जो चूक गया, वो सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि अब जो मेंस देंगे उनका दुख चालू हो गया है। दुख कैसे चालू होगा कि हाँ मेंस देना है, उसके बाद वो रोएंगे कि हमने तैयारी किया या नहीं किया, या उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो अपने एक नए जर्नी के स्टार्ट करेंगे। खुशी का भी दिन है कि मेंस लिख रहे हैं। एनीवे, तो जितने लोग ऐसे थे जिनका लास्ट टाइम में प्रीलिम्स नहीं निकला, ऐसे जो थे जिनको यहाँ से ये समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर CGPSC की तैयारी कैसे करनी चाहिए, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको, तो सबके लिए एक मास्टर प्लान के साथ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैसे CGPSC को अप्रोच करना है। यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही लोग इंक्लूडेड हैं। तो जो अपने जिसके भी जो डाउट्स होंगे ऑनलाइन, सो प्लीज़ आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर चीज़ों में आपको डाउट है। आप लोग भी पूछ सकते हैं कि कैसे जाना है, और उसके बाद अपने तरफ से मैं डिलीवर करूँगा कि आपको किस तरीके से इस पूरे प्लान को किया जाएगा, और कैसे हम लोगों को यहाँ पर अपने आप को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, अभी आज हम लोग पहले स्ट्रेटेजी और उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर 6 मंथ का प्लान बना कर दूंगा, जिस प्लान के हिसाब से आप अपने आप को अलाइन करेंगे। ठीक है, एक PDF फॉर्मेट में आपको 6 मंथ का प्लान बना कर दिया जाएगा, और उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही आप आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। उसके साथ साथ जो भी सपोर्ट सिस्टम है, या जिस तरीके से हम यहाँ पर आपको इंगेज कर रहे हैं और दूसरे मीन से, वो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल यहाँ पर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ा सा लाइट का कुछ इशू आ गया है, एनीवे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर भी इसको कंटिन्यू करेंगे अभी। ओके, चलो तो पहले देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच CGPSC 2024 द स्ट्रेटजी एंड प्लान फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो पहले तो होगा कि हमको अपने पूरे ईयर को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों के डाउट्स को लेंगे। तो सी अभी हम लोग किस मंथ में, इन द मंथ ऑफ जून। तो जून के मंथ को हम अभी यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको जितनी मस्ती करनी है, जो भी चीज़ें करनी है इस जून के महीने में कर लो। सावन आया है, नहा लो जितना नहाना है, उसके बाद नहीं। तो जून के मंथ का आप अपना एक तरफ कर लो कि इस 15 दिन 20 दिन में हमको जो भी चीज़ें और करनी है आप वो कर लीजिए। जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। जो प्लान मैं दूंगा आपको जुलाई से लेकर नवंबर, और उसके आगे कैसे चलना है उसके ऊपर बात करेगा। तो जून को मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ अपने प्रिपरेशन प्लान में से। जो प्रिपरेशन प्लान मैं आपको देने जा रहा हूँ वो किस तरीके से होगा अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना, प्रिपरेशन का हमारा क्या होगा, एक स्टेज 1 होगा, और सेकेंड को बोलेंगे हम लोग स्टेज 2। तो हम इसको 2 फेज पे या 2 स्टेज पे इस प्रिपरेशन को पूरा मोल्ड करेंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो होगा वो स्टार्ट होगा जुलाई से, और जुलाई से ये चलेगा हमारा नवंबर एंड तक, और ये बोल सकते हैं बिफोर नोटिफिकेशन। हमारा नोटिफिकेशन असल कितना तारीख को आता है, 26 ऑफ नवंबर। इस दिन CGPSC का नोटिफिकेशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है उस दिन। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। तो हम क्या करेंगे, जुलाई से लेकर नवंबर तक एक थीम लेकर चलेंगे यहाँ पर, बी रेडी बिफोर मेंस, और बिफोर मेंस मतलब बिफोर नोटिफिकेशन। ठीक है, कि नोटिफिकेशन आने से पहले कैसे आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए, और नोटिफिकेशन के समय आपको किस स्टेज में बैठने की ज़रूरत है। देखो हर साल बहुत लोग पेपर देते हैं,
कई होते हैं जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करते हैं। इस साल बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। जो नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट किए उनके बारे में बात करते हैं। अभी वो फ़ोन करके क्या बोलते हैं कि सर हमने तैयारी तो किया था, मतलब किया नहीं, और हम लोग सीधा कहा गए पीएससी प्री का एग्ज़ाम देने। प्री क्लियर हो चुका है लेकिन अभी मेंस के बारे में कुछ नहीं आता, तो अभी हमें क्लास करनी है। अब लास्ट में 2 महीने मेंस की क्लास करके मेंस क्लियर नहीं कर सकते। प्रिपरेशन आप कितना भी 2 महीने में कर लो, वो प्रिपरेशन मेंस के ओरिएंटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर मेंस का चैलेंज है। तो उस चैलेंज को कैसे एड्रेस करना है और कैसे दोनों चीज़ों का प्रिपरेशन हम एक साथ करेंगे। सो व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और दोज हु हैव फेल्ड इन द लास्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिनको ये है कि भाई अब हमको दोबारा फेल नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अपने पूरे प्रिपरेशन को 2 स्टेज में बांटेंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 2 ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा कब, जस्ट प्रीलिम्स के बाद, इन द मंथ ऑफ मिड फरवरी टिल जब आपका एग्ज़ाम होगा अगला मेंस, मान लेते हैं जून के टाइम पे। देखो अभी दोनों फेस में ना, दोनों फेस का हम लोग अलग अलग नाम रखते हैं, इसको समझना है। जो पहला फेस होगा इसको हम लोग नाम देंगे प्रिपरेटरी फेस, प्रिपरेशन फेस। ये होगा आपका एक प्रिपरेशन फेस। ठीक है, इवन उसको मैं मिड फैब से भी बेटर है कि मैं उसको बोलूँ, इसको भी 2 स्टेज में बांटते हैं, एक तो मिड फैब से जून, और उसका पहला हाफ जो चलेगा वो कहाँ चलेगा, दिसंबर टू फरवरी। तो इस तरीके से 3 स्टेज पे चलेंगे। ये फर्स्ट स्टेज होगा हमारा प्रिपरेटरी फेज, जहाँ हम प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, यहाँ पर हमको तैयारी पे ध्यान देना। ये क्या होगा, तैयारी का चरण होगा, जहाँ पर तैयार होना है खुद को। और जो दूसरा चरण स्टार्ट होगा ये वाला दिसंबर टू फरवरी, और उसका मिड फरवरी से जून। ठीक है ना, वो होगा हमारा प्रैक्टिस फेज, प्रैक्टिस एंड कंसोलिडेशन। कि आप जितना भी पढ़ोगे सभी को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और उसको अपने दिमाग में इस तरीके से रखेंगे कि वो चीज़ें हम भूलते नहीं है। वो है आपका कंसोलिडेशन। एक चीज़ होती है आपने पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने एग्जाम का भी कुछ अभी जस्ट पेपर चेक करके आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है कि लानीना क्या होता है और लानीना का क्या इम्पैक्ट है इंडिया के क्लाइमेट पे। इस साल लालीना ईयर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि लालीना पे इस साल क्वेश्चन आना चाहिए मेंस पे, क्योंकि लालीना ईयर चल रहा है और लगातार न्यूज़पेपर में लालीना इधर उधर ड्राइव हो रही है। आंसर क्या लिखा गया है कि लालीना जो है वो छोटी बच्ची है और एल नीनो बड़ा बच्चा है। ये मेंस का पेपर लिखने जाने वाले व्यक्ति ने लिखा है। वो छोटी बच्ची है, ये बड़ा बच्चा है। कुछ तो ये क्या हो रहा है कि जो भी कुछ पढ़ लिए, कहीं कुछ सुन लिए छोटा मोटा, सबको उतार के आ जाना है एग्जाम में। वो नहीं होता आंसर राइटिंग, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर राइटिंग होती है। किसी को इस पर शक होगा, मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट भेज दूंगा उसका लिख के कि ये देखो ये पर्टिकुलर लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग चेक करते दिखता है जो कि मेंस आंसर राइटिंग नहीं, और मतलब आपका आंसर को आपने कभी लिखा नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, वो फैक्ट को आपको समझ ही नहीं आता कि कैसे फिल्टर आउट करना है और किस चीज़ को हमको याद करके रखना है लिखने के लिए, किस चीज़ों को हमको प्रीलिम्स में इस्तेमाल करना है। तो प्रीलिम्स मेंस हर चीज़ों को देखते हुए ऐसे हम लोग 3 चरण में इसको बांट लेते हैं। पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक पहले बता देता हूँ कैसे चलना है, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट स्टेज, जो पहला स्टेज है, यहाँ पर आपको सबसे अधिक मेहनत करना है। ठीक है ना, तो याद रख लेना कि फ्रॉम जुलाई टिल नवंबर, इस पूरे ड्यूरेशन में, इस चरण में जो सबसे अधिक मेहनत करेगा वही एग्ज़ाम निकाल के जाएगा। आप उनसे कंपेयर मत करना जो भी मेंस लिखने की, यार वो तो नहीं पढ़ेंगे, वो पूरा पढ़ रहे हैं साल भर। अब वो पेपर ही देकर कब उठ रहे हैं, जून के एंड में, तो वो 1-2 महीने नहीं भी पढ़ेंगे तो वो नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखी है, अभी जस्ट उठे हैं, तो उनसे कंपैरिजन नहीं करना है। और वो लोग फिर क्या करेंगे, करंट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे और वेट कर रहे होंगे अपने रिजल्ट का, फिर वो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ना ही पड़ता है वापस से, और फिर जैसे इंटरव्यू उठते हैं तो क्या जाता है, फिर से प्रीलिम्स आ जाता है। तो उनकी पढ़ाई क्या होती है, जो प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या है, आप पहले एग्जाम चालू किए, आपने कहा यहाँ पर प्रीलिम्स में, और प्रीलिम्स अगर गलती से फेल हो गए तो क्या करते हैं, फिर अगले प्रीलिम्स की तैयारी के लिए नहीं रुकते, इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर कब ध्यान आता है, नवंबर के महीने में, तो फिर नवंबर के महीने में जब ध्यान आएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय तक अपना पूरा कीमती समय बर्बाद कर चुके होंगे। ठीक है, उधर बैठ जाओ, पीछे इसी के साथ बैठ जाओ ना, जाओ जस्ट पीछे वाले में बैठ जाओ।
या उसके एक और पीछे चले जाओ, उनके पीछे चले जाओ, वहाँ पे ठीक है। अब ठीक है, ओके। तो क्या होगा, वो प्रिपरेशन का जो समय है वो निकल जाएगा, उसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ये होता है बहुत। अगर हम लोग 100 स्टूडेंट्स की बात करें CGPSC, अगर 100 को एक फिगर लेकर, तो 96 स्टूडेंट वही कर रहे हैं और 4 ही हैं जो पूरे साल को सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, और 4% लोग ही क्या लिखते हैं, मेंस का एग्ज़ाम लिखने जाते हैं। 4%, 4000 लोग थे, 1 लाख लोग ने कम से कम एग्ज़ाम दिया था, 4% भी नहीं गए हैं मेंस लिखने। 3500 लोग लिख रहे हैं मेंस, टोटल सीट कितना था, 3500 ही लोगों को लेता हो तो सिंपल सी बात है, टोटल एप्लीकेंट कितने थे, 1 लाख से ऊपर। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, 4% लोग के ही आसपास या 3% लोग ही मेंस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो साल भर इंगेज रहते हैं पढ़ाई में। तो हमको उसलिए अपने इस पेज को बहुत अच्छे से जाना है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा चीज़ प्रिपेयर करना है। ऑनलाइन जिसको जो भी दिक्कत होगा प्लीज़ वो भी बात कर सकते हैं। सो ओके, सो यहाँ पर प्रिपेयर कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग कम्स टू द माइंड, पहला चाहिए होना चाहिए, पहला ठीक है, कि आपका जो सिलेबस है, मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, ये दिमाग से हटाकर कि सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सब अभी कुछ नहीं करना है। अभी ये सब दिमाग में मत लाओ। अभी मेन चीज़ ये लाओ कि जो सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का GS कितना भी आपका सिलेबस बदल जाए, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पूछेगा, इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में होगा, इंडियन ज्योग्राफी होना चाहिए, पॉलिटी होना चाहिए, है ना, ये सब सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे। तो कितना भी सिलेबस बदल जाए, जो बेसिक है वो नहीं बदलने वाला। और अगर गलती से सिलेबस नहीं बदला, फिर क्या कर लोगे, फिर रोते रहेंगे कि सिलेबस बदलने वाला था, इस चक्कर में मैंने पढ़ा नहीं। तो अल्टीमेटली उधर जाकर क्या हो जाओगे, फेल ही होना है। तो जब तक वो चीज़ें सच में ग्राउंड में ना आ जाए, तब तक हमको उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रिपरेशन उसको अच्छा करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर जितने भी सिलेबस के टॉपिक हैं, टॉपिक में मैं सीधा बोल रहा हूँ, जितने भी टॉपिक हैं वहाँ पर आपका मिनिमम कम से कम 150 शब्द लिखे होने चाहिए आपके पास, मिनिमम 150 वर्ड्स पर टॉपिक। ये आपका पहला टारगेट होगा, टारगेट नंबर 1। कैसा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, रिटन में। सिर्फ ये नहीं किताब उठा के पढ़ लिए, जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक में 150 शब्द लिखा हुआ होना चाहिए मिनिमम। कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको 200 वर्ड लिखना पड़ेगा, चाहे वो आपके नोट्स बने हों, चाहे वो आपका आंसर्स में लिखा हो, किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो, मिनिमम 150 वर्ड आपको हर टॉपिक में चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने जब जाओगे तो वहाँ पर आंसर लिख कर आना पड़ेगा। 1400 नंबर मेंस में है, तो जब तक आप इस चीज़ को नहीं लिखोगे तो चीज़ें क्या नहीं होंगी, आप लिख नहीं पाओगे, पहले थी। नंबर 2, प्रीलिम्स में भी ये दिक्कत होता है। प्रीलिम्स में आप जाते हो तो क्या होता है, प्रीलिम्स जाने से वो फैक्ट याद नहीं आता है, फैक्ट रिकॉल नहीं होता है ना। प्रीलिम्स जाने में फैक्ट रिकॉल नहीं होता है। यही हो रहा है कि आप प्रीलिम्स के एग्जाम में गए और वहाँ पर वो फैक्ट याद नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसको आपने रिवाइज नहीं कर पाए थे। तो 2 चीज़ों को आप यहाँ पर सिंक करोगे। एक पोर्शन क्या होगा, मिनिमम 150 रिटन हर टॉपिक पे, और दूसरा सेकेंड थिंग, अगर आपको अपना प्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो मिनिमम 20 क्वेश्चन पर टॉपिक ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं हर टॉपिक में मिनिमम 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना चाहिए, अलग अलग, सेम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम एक ही टॉपिक पे एक ही क्वेश्चन को बार बार घटना चक्र उठा के पढ़े रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं करना। आपको अलग अलग क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको याद हो गया, हाँ तो दूसरे क्वेश्चन पे आइए। तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन प्री का हर टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। उससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। देखो, इससे क्या होगा, जब आप उसको लिखोगे तो यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, समझ बढ़ती है। लिखने से क्या होता है, समझ बहुत बढ़ती है, समझ। तो अगर आपको समझ बढ़ाना है तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ बढ़ाना है तो लिखना होगा। दूसरा चीज़, अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो लिखना पड़ेगा। और प्रीलिम्स में अगर आपको चाहिए कि आपकी चीज़ें आपको रिकॉल हों, तो वहाँ पर आपको दूसरी जगह ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा इस क्वेश्चन को करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें होती जाएंगी। तो इसके लिए हम लोग टारगेट बनाएंगे कि इस हफ्ते हमको इतने टॉपिक या इस सब्जेक्ट को इस तरह से कवर करना है और इस पे ये पर्टिकुलर टेस्ट को देना है, और या तो फिर हमें इतने क्वेश्चंस को सेल्फ प्रैक्टिस करना है।
वो दोनों आपके ऊपर होगा, या तो आप चाहे तो टेस्ट दें, चाहे अब आपको यही नहीं पता कि कौन सा टॉपिक कहाँ दिया तो बहुत दिक्कत है। तो सिलेबस में कौन सा टॉपिक कहाँ है ये आपको बहुत अच्छे से पता हो, 150 वर्ड लिखो और साथ में फैक्ट रिकॉल के लिए प्रीलिम्स को करते चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो ये होगा कि सिलेबस के ऊपर आपको क्या काम करना। नंबर टू आएगा आपका यहाँ पर जितने भी टॉपिक होंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस। ये सेल्फ होगा, घर पे कर रहे हो आप, ये तो इतना तो घर पे ही करना है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, एक ऐसे टेस्ट को ज्वाइन करिए। फिर एक कहना है कि टेस्ट ज्वाइन करिए। आप अगर टेस्ट नहीं कर रहे हैं ज्वाइन, कोई बात नहीं, आप मार्केट से टेस्ट पेपर खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर तो सॉल्व कराना ही है, वो तो करेंगे, अभी उसको समझ रहे हैं। ये जो कर रहे हो आप, ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ उसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ पर भी आप जब लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस में नहीं, इसको कहाँ रखना है, अपने प्रिपरेशन में रखना है। लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं, वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं लाना है, उसको अपने प्रिपरेशन में लाना है। आप उसकी तैयारी करो, जो क्वेश्चन आ गया मतलब उसको पढ़ना है। ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा था, इस साल नहीं पूछेगा, या ये टॉपिक में से ये पूछा था, ये तो खैर उस समय चल रहा था, आज की डेट में नहीं इंपॉर्टेंट है। 2014 का PSC का पेपर या 15 का उठाया तो लिखा है कि मेक इन इंडिया पे नोट्स लिखो, तो आप बोलो कि नहीं इस साल नहीं पढ़ते, मेक इन इंडिया 2014 की बात है। नहीं, वो आज भी काम आएगा, कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगा आपके, समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं काम आएगा। अब जैसे कि एक टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, उसको बोलते हैं आपका टॉपिक को डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार क्या करती है, अपनी जो भी उपक्रम होते हैं उसको डिसइन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, एक टॉपिक है डिसइन्वेस्टमेंट। 2012 PSC का पेपर, 12 सॉरी आपको 2013 या 14 का पेपर देखो, वहाँ पर क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट। 16 का पेपर देखो डिसइन्वेस्टमेंट, 17 का पेपर देखो डिसइन्वेस्टमेंट, 19 का पेपर देखो डिसइन्वेस्टमेंट क्वेश्चन, 21 का देखो वहाँ पर भी डिसइन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन। लगातार वही क्वेश्चन 5 से 6 बार आ गया है, अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीके से। तो अब उस समय डिसइन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट था, आज क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो टॉपिक है, वो सिलेबस में दिया हुआ है, वो पूछेगा ही पूछेगा हर अल्टरनेट ईयर। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में पूछा गया टॉपिक क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। और अभी जो मेंस लिख रहे होंगे उनमें से कई लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं होगा। ये भी पूछ चुका है कि सामरिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, और आप जाके देख सकते हैं पेपर। मैं यहाँ पर आपको वो नहीं कर रहा हूँ कि बस हो गया कि नहीं आया होगा, लगातार आपको डिसइन्वेस्टमेंट में 3-4 साल में पेपर मिलेगा। शुरू से देखना, लेकिन अभी लास्ट का मत देखना, शुरू से देखते आना। तो क्या होता है कि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उसकी तैयारी के लिए हमें काम करना होता है। तो पहला चीज़ क्या होगा, प्रिपरेशन। दूसरा होता है प्रैक्टिस। फर्स्ट इज प्रिपेयर, प्रिपरेशन के लिए क्या होगा, सिलेबस के ऊपर नोट्स। नंबर 2 होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि कई लोग बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहेंगे, वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वो आपके प्रिपरेशन का प्लान होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, ज्वाइन टेस्ट सीरीज़, अगर आप कर सकते हैं ज्वाइन, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर सकते, मार्केट में टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं, मार्केट में हर कोचिंग का टेस्ट पेपर मिल जाता है। अल्टीमेटली बुक में आप वो चीज़ को पढ़ लीजिए, उससे अच्छा उसी टॉपिक को खोज कर, वो तो मॉडल आंसर बन जाएगा। प्रॉपर तो कोई इस मॉडल आंसर लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, वैसे कोशिश किया जाएगा लिखने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मॉडल आंसर ज़्यादा बेटर होता है डिस्कशन, क्यों, क्योंकि आपकी कॉपी चेक हो गई, वो आपके हाथ में है, उसके ऊपर आपको इनपुट मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे इसी पॉइंट्स को लिख सकते थे, आपकी ये गलत में मिले, चाहे वो आपके टेस्ट पेपर के ऊपर मिले, चाहे वो आपको डिस्कशन के रूप में मिले या किसी भी रूप में मिले, पर आपके ऊपर एक फीडबैक होना चाहिए कि पेपर में 3-4 चीज़ें देखो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि टॉपर ने क्या लिखा वही सब कुछ सही है। एक ये भी चीज़ होता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को किस माइंड से सेट किया था, प्रश्न पत्र को कैसे बनाया गया है, उसके पास क्या मॉडल आंसर हो सकता है, उसको सोच कर कहा मैं कर लूँगा अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, मार्केट से लेने में एक और ये भी इशू होती है, मतलब प्रॉब्लम ये भी है, एक सेकंड थिंग कि आप क्या उतना ज़्यादा डिसिप्लिन अपने आप को बना के रखोगे पूरे 6 महीने। टेस्ट का डेट तो संस्था में जब होगा तो संस्था टेस्ट का डेट नहीं बदलेगी, वो तो उसी दिन ले लेगी, चाहे आपका हो खत्म या ना हो। पर जब आप खुद प्रिपरेशन करने बैठ जाओगे तो 6 से लेकर 8 दिन निकल जाते हैं, कभी कभी 10 दिन हो जाता है एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, है ना। फिर आप बोलोगे कि यार अभी तो जिसके पास ये समय है, जो ऑलरेडी मेंस वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस कोई भी टॉपर आके बोल दिया कि मैं ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक फीडबैक के लिए आपको समय चाहिए होगा, टीचर के साथ कम से कम आप बात करें, आपके पास टीचर का फ़ोन नंबर हो, आपके पास एक्सेसिबिलिटी हो, है ना, जहाँ पर आप उसको चीज़ को ले सकें। तो एक तो होगा सेल्फ एवेल्युएशन। नंबर 2 डिसिप्लिन, कि क्या आप उतने डिसिप्लिन हैं या नहीं हैं। कहीं आपका गाइड ऐसा तो नहीं बन गया कोई कि वो आपको बोल तो दिया कि ठीक है मैं कराऊंगा और उसके बाद वही गायब है, 3-4 हफ्ते वही नहीं मिला, भाई आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मेरी यहाँ पर जॉब लगी हुई है, आज मेरी ड्यूटी है, चुनाव की ड्यूटी है,
अभी पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कहीं, और ये भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर आपको मोटिवेट करके कौन रखेगा, फिर आपको मोटिवेट करके कौन रखेगा। तो दूसरी दो चीज़ों को ध्यान रखना कि कहीं या तो आप मार्केट से या कहीं से भी, अभी इसके बारे में बात करते हैं अलग से। तो टेस्ट लोगे और टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, जो टेस्ट पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे सपोज करो मैं ही कर रहा हूँ डिज़ाइन, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ ना, मेरे को भी पता होगा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, इससे तो पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी जो टेस्ट डिज़ाइन करो, मैं हूँ या कोई भी संस्था के टीचर हो, उनको ये पता होगा ना कि इस समय मार्केट में क्या चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, इस साल 2024 में कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको एक तरफ रखेंगे। इस साल हमारे पेपर में अब वो नहीं दिख रहा होगा कि बहुत पुराना कोई योजना, हमारे में पेपर दिख रहा होगा अभी का योजना जो इस साल लॉन्च हुआ है। बजट के 10 स्ट्रेटेजिक पिलर को हम पूछ रहे होंगे लगातार, क्योंकि उसके ऊपर काम कर रही है सरकार। 1 नवंबर को आपका नया क्या आएगा, औद्योगिक नीति आएगा छत्तीसगढ़ सरकार का। अभी मेरे को पता है आज की डेट में, आपको पता था कितने लोग को पढ़ता है जो आज का न्यूज़पेपर पढ़े होंगे कि 1 नवंबर को क्या आने वाला है, नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगा। उसमें भी 2 घोषणा पहले से कर दी है कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा बिलासपुर से कोरबा के बीच। किस चीज़ का होगा, वो टेक्सटाइल और लेदर का होगा। नया रायपुर को डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर 3 क्या बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट अब इधर आ गई। अब हम बहुत पुराना प्रोजेक्ट रिपा पढ़ के जाएंगे अगले साल, तो उसका यूज़ नहीं होगा ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये जो टेस्ट पेपर्स होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, ये वाले, ये चाहे दोनों प्रकार के हैं ना, ये जो टेस्ट पेपर होते हैं क्या होता है, आपके इस ईयर के साथ अलाइंग होते हैं, ईयर के साथ, ठीक है ना, दे आर अलाइंग विद द ईयर पेपर। तो इसमें आपको क्या होगा कि आपके प्रिपरेशन को किस दिशा में लेकर जाना है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और किस चीज़ों को आपको हटाते चलना है, वो दोनों क्लियर होगा जब आप इन टेस्ट पेपर्स के साथ जुड़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या करना है, केवल जो आपके प्रीवियस ईयर से एक चीज़ को पढ़ा जाता है, प्रीवियस ईयर उठाना, यहाँ देखना स्टैटिक टॉपिक। 2 तरह का टॉपिक होते हैं ना, एक स्टैटिक होता है जो आपके सिलेबस का है नॉर्मल, है ना, जैसे कि आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आप आपका गांधी, तो गांधी जी हैं ही है, वो हटेंगे नहीं। तो जो स्टैटिक टॉपिक है उसके लिए प्रीवियस ईयर को इस्तेमाल करो समझने के लिए कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो करंट होगा वो यहाँ से डेवलप होकर आएगा, यहाँ से डेवलप होकर आएगा आपका पर्टिकुलरली करंट। दूसरी बात, यहाँ पर जो टॉपिक क्या होंगे, डायनेमिक होंगे। यहाँ पर ऐसे टॉपिक जो चेंज होते जाते हैं, मतलब जिसमें करंट होता है और साथ साथ जहाँ पर क्वेश्चन के नेचर बदलते जाते हैं। जैसे कि पहले वो पूछ रहे थे क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन की उद्देश्य को बताएं, ठीक है, सपोज करते हैं, राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्विट इंडिया, ठीक है, भारत छोड़ो क्विट इंडिया, आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। 2 साल बाद उन्होंने क्वेश्चन को बदल दिया, What are the impact of क्विट इंडिया मूवमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव रहा। अब ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जा रहा था, तो आप स्टैटिक पढ़ के जा रहे थे, लेकिन अब प्रभाव के लिए आपको उसके आगे की कहानी को उसके साथ जोड़नी पड़ेगी। प्रभाव तो तभी दिखेगा ना। तो जब ये सारी चीज़ों का जब हम प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो उस डायनेमिक को कहाँ से प्रिपेयर करना है, यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो यहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी होगा, वो एग्ज़ाम के पेपर को रीड कर रहा होगा, उसको समझ आ रही होगी कि पीएससी अपने आप को किधर स्विच करते जा रहा है। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने प्री का एक टेस्ट किया, क्वेश्चन लेवल उतना रखा जो पीएससी का उसके पहले का था। इस साल पीएससी ने क्या किया, अपना लेवल गिरा दिया है। तो इस साल पेपर को नीचे नहीं लाएंगे, पर पेपर में उन फैक्ट्स को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जाएगा टेस्ट पेपर में जो पीएससी प्री के फैक्ट से सिंक होगा। पिछले साल क्या था, हम बहुत डायनेमिक क्वेश्चन बना रहे थे क्योंकि पेपर पीएससी वैसे ही बना रहा था। तो हमारा पोर्शन क्या होता था, 30% हम फैक्चुअल जा रहे थे, 70% डायनेमिक में जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, नहीं, हम उठाकर उसको 50% फैक्चुअल रखेंगे और 50% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रखेंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि पीएससी इस साल फिर से वापस चला गया डायनेमिक में, तो ये ना हो जाए कि बच्चे घबरा के कि यार हम तो क्या टेस्ट सॉल्व करके आ रहे थे। तो वो मैं नहीं करने वाला, मैं अपने पेपर के लेवल नहीं कम करेंगे, लेकिन डेफिनेटली 50% स्टैटिक पे जाएंगे और 50% डायनेमिक पे जाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग और वो प्रैक्टिस उस लेवल पे रहे जिस लेवल पे हमारे को चाहिए। ठीक है, तो 2 चीज़ों को पहले ध्यान रखना है। पहला हो गया आपका सिलेबस, सेकंड हो गया प्रैक्टिस। ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। प्रिपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिस।